Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी वर्ष से पूर्व आज अंतरिम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने 57 मिनट के अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए। हालांकि इनकम टैक्स में राहत तो नहीं दी गई, वहीं केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस भी किया है। वित्त मंत्री 1 करोड़ लोगों को मोटी राहत देते हुए देश के 1 करोड़ घरों में हर माह 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है, जबकि सर्वोदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलार पैनल लगाने का ऐलान किया गया है। सोलार पैनल लगाने वाले हर घर में हर महीने में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। वहीं बजट भाषण के बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर कहा कि विकसित भारत बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और एक विकसित भारत की नींव रखता है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। इस बजट में युवा भारत के युवा आकांक्षा प्रतिबिंब है। ये मजबूत भविष्य की गारंटी है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक उत्साहजनक बजट है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, यह फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कहा कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अंतरिम बजट विकासोन्मुखी 2 करोड़ नए घरों का संकल्प अद्भुत, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान का लाभ, मिडिल क्लास को नई आवास योजना का लाभ मिलेगा। एमपी में पर्यटन और हवाई सेवाएं बढ़ेंगी। राज्यों को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन एक बड़ी राहत है। इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके
सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बजट को सर्वहितैषी बताया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारा देश सबका विकास सबका विश्वास के मूल सिद्धांत पर चल रहा है। यह विकसित भारत की झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है और विशेष तौर से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भी इसमें जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति होते हुए इस अंतरिम बजट में दिखाई दे रही है कि वह लक्ष्य पूरा होगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 2047 तक का जो लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रखा है कि पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में भारत हमारा नंबर 1 पर रहे, इस लक्ष्य को पूरा करने का भी पूरा ध्यान इस अंतरिम बजट में रखा गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश को प्रगति पथ पर ले जाने वाला बताया है। क्या कहना है इस बजट के बारे में? एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है। एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। इस बीच जबकि बजट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही, विपक्ष ने इस पर हमला भी जारी रखा है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक वोट ऑन अकाउंट है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सरकार को वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। चिंता की बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपए का बजट घाटा है। इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है। यह संख्या देश में सबसे अगले साल और बढ़ने वाली है। हम विकसित भारत के लिए गरीब, महिला, किसान, युवा को सशक्त बना रहे हैं। इस बजट का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो इस वित्तीय वर्ष का पहला क्वार्टर है उसमें ये सरकार का कामकाज चलता रहे। जो चिंता वाली बात है वो ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष में, जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, 18 लाख करोड़ रुपए का बजटरी। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की जो सच्चाई है वह राष्ट्रपति के भाषण में नहीं दिखाई देती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह अभिभाषण था उससे साफ दिखता है कि देश की सच्चाई और मौजूदा परिस्थिति को दबाने का काम इसमें किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में जो ऐतिहासिक महंगाई और बेरोजगारी है उसकी झलक इसमें नहीं दिखती। मणिपुर और जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच जो असंतोष है उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। जुमले का बस देखिए, जब बजट मैंने कहा
कि इस बजट में मध्यम वर्ग और गरीब के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ अच्छे शब्द, अच्छी जुमले का बस इस्तेमाल किया गया। जो भी कुछ मिला तो वो बड़े उद्योगपति को मिला, तो गरीब और मध्यम वर्ग तो इसको शून्य देंगे, और जो वे करीबी उद्योगपति मोदी जी के वो उसको। इस बीच टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस बार का बजट हम दो हमारे दो पर फोकस करके बनाया गया है। देखिए, मैं कोई बजट का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसके आधार पर कह सकता हूं संपूर्ण सम्मान के साथ कि ये अंतरिम बजट जो है यकीनन इस सरकार का आखिरी बजट है। आखिरी बजट इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई हैं इसमें। 2000 योजनाएं 2047 तक चलेंगी, 2050 तक, 2025 तक ये योजनाएं होंगी, शायद पूरी भी होंगी, इससे बढ़िया भी काम होगा, लेकिन अब नई सरकार और नए लोगों के जरिए होगा। इस सरकार की अवधि जो है इस बजट के साथ, अंतरिम बजट के साथ, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस बजट से, बहुत ज्यादा कोई इसके उम्मीदों को ताकत नहीं मिल रही थी इस बजट से, उसके बावजूद लोग बहुत गौर से देख रहे थे कि जिस तरह से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, बहुतों का कहना है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें होती रही। रोजगार की बात को दबाया जाता रहा, गरीबों की बात को दबाया जाता रहा, किसानों की आमदनी डबल करेंगे। दिल्ली में ईवीएम मशीन के विरोध में जारी धरना प्रदर्शन में पहुंचे एनसीपी नेता शरद पवार आज जंतर मंतर पर मौजूद थे। इस मौके पर पवार ने कहा कि जब लोकतंत्र को बचाना हो तो देश के आम नागरिकों ने मिलकर जो बीड़ा उठाया है वह सराहनीय है। हम दिखाने के लिए तैयार है, मगर ये समझिए इसके पीछे उन्हें क्या है मैं कहना नहीं चाहता, मगर आज देश के सभी लोगों को, मुसलमानों को ये भरोसा रहेंगे, और जब चुनाव की पद्धति उससे भरोसा नहीं तो देश की सभी संसद आज न कल संकट हो जाएगी। और आज मोदी जी की हुकूमत है, ऐसे काम के सॉल्यूशन देते हैं, उनको चाहे वैसे चुनाव लड़ने की। झारखंड के गहराते सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पूर्व हेमंत सोरेन का वीडियो भी जमकर वायरल होता रहा। इस वीडियो में वे प्रदेशवासियों को अपने संदेश में ईडी और सीबीआई से डरकर पीछे न हटने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ आज ईडी के समक्ष पेश हुए हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने कोर्ट से हेमंत सोरेन को लेकर 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करते दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया, और इस विषय पर, ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं, मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूमियारी जमीन, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंततः हुआ ये सुनिश्चित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाती है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। दूसरी तरफ झारखंड के घटनाक्रम पे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिशोध की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है।
मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको परेशानी में डालें और ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, एक रणनीति, और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। जो धमकाते हैं वो डरे हुए हैं, और धमकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में वो हारेंगे। जब वो हारेंगे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जरूर चलाया जाएगा। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद उनके भाई चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। हालांकि इसके बाद चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार की दावेदारी पेश करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। देखिए, हमारा आदर्श है गुरुजी, और ये आदर्श हमारा गुरुजी के अमाया थे। और शोषक लोग के साथ लड़ना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, और झारखंड को कैसे संवारना है, इसीलिए हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज जो यहाँ आए हैं हमारा गुरुजी, उनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ईडी का, उसको क्या कहेंगे? पूरे दिन में पूछताछ हुई, शाम को राजभवन से उनको कस्टडी में लिया गया और अरेस्ट किया गया। देखिए, ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता शिवराज सिंह चौहान ने आज सार्वजनिक रूप से भाजपा के लोकसभा चुनाव के लिए उतरने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस बार संपूर्ण लोकसभा सीटों को जीतने का भी भरोसा जताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28 और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं।